नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली आज मार्केट की हालत हम देखें ना तो ज़बरदस्त एक फॉल मार्केट में आ चुका है। मैं एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे के आसपास, सो आई डोंट नो 3:30 बजे तक क्या होगा मार्केट का। बट अभी फिलहाल तो 350 पॉइंट मार्केट नीचे आ चुका है। 23,800 को टच करने के लिए मार्केट रेडी है या ऑलमोस्ट टच कर दिया है, आप बोल सकते हो। अब इस हालत में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आईटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है, बट मेरे हिसाब से आईटी में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आया है जितना ज़्यादा और स्टॉक्स में आया है। अब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूं आगे। आईटी में 0.80% की गिरावट है, एफएमसीजी में 0.70, मेटल में 130, ओएमसीज में 2.5% की, पीएसई में 2.1, पीएसयू में 0.90%, ऑलमोस्ट 1% की गिरावट, ऑटो में ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट है। सबके नंबर्स देखें तो एफएमसीजी स्टेबल है और एफएमसीजी में इतनी ज्यादा ग्रोथ भी नहीं आई थी, सो दैट वहां पे फॉल भी नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी मार्केट नीचे जाता है सेफर साइड में इन्वेस्ट करने के लिए लोग एफएमसीजी में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। दैट्स वाई एफएमसीजी में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है। और उसके बाद जो सस्टेन करने वाला, होल्ड करने वाला सेक्टर है वो है आईटी। आईटी में 0.80% की गिरावट है। सभी इंडाइसेस में जोरदार गिरावट हमें दिखाई दे रही है, बट ओवरऑल इंडिया विक्स अगर आप देखो तो सीधा 17 पे चला गया है। 7 से लेके 17 तक 10 पॉइंट से बढ़ चुका है इंडिया विक्स। इसका मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। कुछ इंटरनल इंडिया के पॉइंट्स हैं, कुछ बाहर के पॉइंट्स हैं, कुछ वॉर वाले पॉइंट्स भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। फिलहाल हम बात करते हैं, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रही है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नजर आ रही है। अब वहां पे दो कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं और कमला काकी चल रही है। अब कमला हैरिस का चल क्या रहा है ना कि उनको अगर वो जीत जाती है तो वहां पे मार्केट को थोड़ा निगेटिवली देखा जा सकता है और उनका पगड़ा भी भारी है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सीधा डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे या कमला काकी जीत जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एक डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा सा वेट एक्स्ट्रा लग रहा है, बट इतनी आसानी से ये बोल नहीं सकते। कमला हैरिस बहुत ज्यादा फास्ट आगे जा रही थी, बट डोनाल्ड ट्रंप फिर से थोड़ा उनको पीछे खींच के अपन का थोड़ा पगड़ा भारी करने की उन्होंने कोशिश करी है। बट मेरे हिसाब से दोनों को अगर आप देखो तो मार्केट के लिए कमला हैरिस थोड़ी निगेटिव लग सकती है, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस, उनके व्यू जो मार्केट के रिगार्डिंग है या ओवरऑल कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ जो है वो मैच नहीं करते। उनका मानना है कि हम टैक्सेस और बढ़ा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढिमकाना, विच इज क्लियरली निगेटिव फॉर द मार्केट। ये पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आप जीत जाते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा सिर्फ यूएस को बड़ा करना है उतना ही उनके दिमाग में चलता है। उसके बाद वो खुद बिजनेसमैन है, बहुत बड़े स्केल पे उनके बिजनेसेस चलते हैं, तो उनका मानना यह है कि टैक्सेस और ज्यादा कम होने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए, कम होने चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज, उनका मानना है कि स्टॉक मार्केट बहुत एग्रेसिवली जाना चाहिए और उनकी इकोनॉमी में रेट कट्स वगैरह होने चाहिए। अभी फिलहाल वहां पे रेट कट एक ही हो चुका है, दूसरा रेट कट आ सकता है। 6-7 तारीख को उनकी मीटिंग भी है फेड की, वहां पे वो डिस्कस कर सकते हैं कि एक रेट कट हो सकता है। उनका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इंडिया का अभी तक कंट्रोल में नहीं है। इसी में कवर कर रहा हूं इंडिया को। दोनों कंट्रीज को अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि वहां पे रेट कट और हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट का। 50 के बारे में वो सोचेंगे ऐसे मुझे भी नहीं लग रहा है। फिलहाल 25 बेसिस पॉइंट का कट करेंगे ताकि एक राहत मिले, उसके साथ साथ इलेक्शन में उसका फायदा हो। बाइडन का ही आदमी है अपना जेरोमी पॉवेल, आपको पता ही है, वो बोलने की कोई बात ही नहीं है। बट आगे जाके अगर डोनाल्ड ट्रंप आते तो और भी रेट कट होने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें, ऑलमोस्ट इलेक्शन तो उनका चालू ही हो चुका है और उसमें जो भी सिलेक्ट होगा, जो भी जीतेगा, उनके अनाउंसमेंट इसी वीक में हो सकती है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये समझ लेना कि वहां पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में, हमारे यहाँ कंट्रोल में अभी तक नहीं है। दिवाली में बहुत ज्यादा स्पेंडिंग लोगों ने किया है, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन और थोड़ा अपना हाइप पे जा सकता है। उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन को सपोर्ट करने वाला है इलेक्शन। इंडिया में भी इलेक्शन चल रहा है, महाराष्ट्र का इलेक्शन है। अब ये इलेक्शन सपोर्ट करेगा इन्फ्लेशन को, और सबसे ज्यादा स्पेंडिंग हो रहा है महाराष्ट्र के इलेक्शन के ऊपर। आज तक कोई भी इलेक्शन में जितना स्पेंडिंग जो स्टेट नहीं कर पाया, उससे कई ज्यादा स्पेंडिंग अनऑफिशियली महाराष्ट्र के इलेक्शन पे किया जा रहा है। लाखों करोड़ स्पेंड होने वाला है इंडियन इलेक्शन महाराष्ट्र के इलेक्शन के ऊपर। अभी ऑफिशियल आंकड़े बिल्कुल भी नहीं है, मगर इलेक्शन कमीशन बोलता है कि भाई साहब तुम 40 लाख रुपए स्पेंड करो। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, 40 लाख में आजकल क्या आता है? पेट्रोल डीजल का स्पेंडिंग होता है इस इलेक्शन में। जो जो एक कैंडिडेट होता है उनकी मैं बात कर रहा हूं। अगर उनको नेक्स्ट लेवल पे इलेक्शन को
हैंडल करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप महाराष्ट्र में देखो तो बहुत सारी पार्टीज बन चुकी है, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स आ चुके हैं और अलग अलग वे में सबकी थॉट प्रोसेस चल रही है। बीजेपी कांग्रेस का तो है ही है, उनके साथ साथ अलग अलग छोटे छोटे अलायंस भी है। उसके बाद एक थर्ड अलायंस बन चुका है जो कि बच्चू कडू वगैरह ये जो लोग हैं इनका एक अलायंस बन चुका है। जरांगे पाटिल का एक अलग ही अलायंस बन चुका है। सो दैट हर एक गुट अलग अलग वे में काम कर रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है ना वो दबा के स्पेंड करेंगे। डिजिटल ब्रांडिंग हेवी स्पेंडिंग किया जा रहा है, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर, पेपर एड्स, पैम्पलेट छापे जा रहे हैं, उसके साथ साथ हर एक आदमी को, वोटर को बड़े बड़े गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। कोई साड़ियां बांट रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है, बहुत बड़े स्केल पे स्पेंडिंग हो रहा है। मेरे सुनने में तो आ रहा है कि 2-2 हज़ार दिए जा रहे पर पर्सन। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, अगर घर में 4 लोग हैं तो 8 हज़ार घर में आ रहे हैं, गिफ्ट अलग से आ रहे हैं और ये एक पार्टी दे रही है। अब काम कौन कर रहा है, 4-4 पार्टियां कर रही है। सो इजीली 40-50 हज़ार का गेन लोगों का हो रहा है इस इलेक्शन के अंदर। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा उनसे पैसा मत लो, मैं बोलूंगा कि पैसा लो और जिसको वोट देना है उसको ही दो। मतलब जो चोर है ना उसको और लूटो और उसको वोट भी मत देना। जो जो पैसा बांटने आएगा आपके पास, समझ जाना यार वो चोर है, जेन्युइनली चोर है। इतना पैसा कहां से आया उसके पास? अगर उसको देश की सेवा करनी है तो पैसा दे के सेवा करेगा? ऑब्वियसली नॉट। वो क्या करेगा, जितना ज्यादा आपको पैसा देगा ना उतना तगड़ा वसूल भी करेगा इलेक्ट होने के बाद। सो बहुत बड़ी हम गलती करते हैं कि पैसा लेके उसी को वोट देते हैं। मैं बोलूंगा जानबूझ के पैसा लो, बट वोट उसी को दो जो जेन्युइनली काम करना चाहता है। चोरों को बिल्कुल भी नहीं वोट देना है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसको बिल्कुल भी नहीं वोट देना है, ऐसा मेरा मानना है। अब न्यू ईयर पे ना अमेरिका में बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग होता है, उसके साथ साथ क्रिसमस बहुत नेक्स्ट लेवल मनाया जाता है, वहाँ पर भी स्पेंडिंग होता है। बट उनके अनुमान ऐसे आ रहे हैं कि ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाएगा, सो दैट वो भी कंट्रोल में रह सकता है। बात करते हैं कमोडिटीज़ की, जहाँ पे इजराइल और ईरान का वॉर के बारे में हमें बात करनी चाहिए। ईरानियन मिलिट्री है, उसके साथ साथ मिसाइल सेटअप जो है उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया था, उसका मुंह तोड़ जवाब देने की शपथ ली थी ईरान ने, और वो भी प्लान करे कि किस प्रकार से हम फिर से अटैक कर सकते हैं इजराइल के ऊपर। ये भी बहुत बड़ा मैटर चल रहा है। पर इसका फायदा कौन उठा रहा है पता है आपको? ओपेक प्लस। ओपेक प्लस ने फिर से बोल दिया है कि हम 2 महीने और अपना प्रोडक्शन कट एक्सटेंड कर देंगे, मतलब ये प्रोडक्शन कम करेंगे। दैट्स वाई $75 के ऊपर क्रूड ऑयल अभी भी सस्टेन करता हुआ हमें नजर आ रहा है, विच इज अ नेगेटिव थिंग। सो इसी को मद्देनजर रखते हुए ईरान को यूएस ने क्लियरली बोल दिया है कि आपको दिमाग ठंडा रखना है। अगर आप ऐसी कुछ कोशिश करोगे तो ये आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। सो दैट यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें तो गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पे है, क्रूड भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, विच इज अ बेसिक कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो मेरे हिसाब से 80 के नीचे भी है, 90 के भी नीचे है क्रूड, तब तक कोई डरने वाला माहौल बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में जो भी पेट्रोल डीजल के रेट्स है ना वो अप्रोक्सीमेटली $90 के आसपास के रेट्स बनाए गए हैं पीक के ऊपर जाते वक्त। जब भी क्रूड 110-120 भी गया था, राइट। सो 90 के आसपास वो क्लियरली सस्टेन कर रहा था। उस वक्त के जो भी रेट है अभी भी वही रेट है। इसका मतलब क्या है, अगर यहां से और ज्यादा क्रूड के रेट बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमारे इंडियन पेट्रोल डीजल के रेट इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। आपका क्या अनुमान है गवर्नमेंट के बारे में वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, बट मेरे हिसाब से ऑलरेडी आप उतना ले ही रहे हो। उसके साथ साथ कुछ बड़े रिजल्ट भी आने वाले हैं। किसके रिजल्ट है? एसबीआई का रिजल्ट है, टाटा मोटर का रिजल्ट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, उसके साथ साथ टाटा स्टील, एशियन पेंट, टाइटन जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज निफ्टी वाली कंपनियों के रिजल्ट अभी आने वाले हैं। उसके साथ साथ कुछ मिड, कुछ स्मॉल कंपनियां भी है उसमें जो अभी रिजल्ट देने वाली है। वहां से हमें पता चलेगा कि किस सेक्टर में क्या चल रहा है। अब रिजल्ट आने के बाद और कुछ स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने एक लाइव सेशन किया था मराठी संकेत चैनल के ऊपर, उसकी लिंक यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, एक बार क्लिक करके देख लेना। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें मैंने उसमें बताई है। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, कौन से सेक्टर में करना है, कहाँ से निकालना है, कैसे हाई रिटर्न आप गेन कर सकते हो, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कौन सा एसेट क्लास आपके लिए सेफ है, बेस्ट है, सिक्योर्ड है, सारी चीज़ें वहाँ पे हमने कवर कर रखी है। सो दैट यू कैन ज्वाइन रिचवी प्लेटफॉर्म। आपको जहां पर भी इन्वेस्ट करना है, जो भी हेल्प लगेगी आपको यहां से मिल सकती है। आपको गारंटीड रिटर्न चाहिए तो गारंटीड रिटर्न भी हम दे सकते हैं विद द वेरियस प्लान्स, जो कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, भारतीय एक्सा, बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करती है। और आपके लिए कौन सा गारंटीड रिटर्न वाला प्लान बेस्ट हो सकता है वो भी हम बता सकते हैं इस नंबर पे आप अगर आप कॉल करेंगे तो।
बात करते हैं दो तीन स्टॉक की जो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, जो कि निफ्टी वाले स्टॉक है। मुझे जानबूझकर इनको कवर करना है। जो कि पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स बोला जा रहा है आजकल की खराब स्टॉक है, ये हुआ वो हुआ। अब उनका जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है वो भी खराब हो जाएगा, उनका शेयरिंग कम हो रहा है या मार्केट शेयर कम हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, बट मैं फिर से बोल देता हूँ, जब दुनिया उसके बारे में निगेटिव बोल रही है तब मैं पॉजिटिव बोलना शुरू कर दूंगा। और जब सब लोग पॉजिटिव बोल रहे थे, मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें उनकी मैंने आपके सामने रखी थी और वही हो रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है ओवर वैल्यूड स्टॉक है। कोई भी बाइंग सेलिंग का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं बोलना ये चाहता हूँ कि स्टॉक 30% डाउन है, फिर भी जो सेल है ठीक ठाक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल डेफिनेटली एग्रेसिवली बढ़ने वाला नहीं था, वो मैंने 100 बार आपको बोला है। और जब टाटा मोटर प्रमोट करेगा, वही प्रमोशंस का फायदा बाकी कंपनियां उठाएगी और अपनी कार बेचना शुरू कर देंगी। और हाइब्रिड कार को मेजरली इसका फायदा होने वाला है। सो दैट हाइब्रिड कार का सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसका फायदा उठा रहा है टोयोटा। टोयोटा मारुति की कार लेके उठा के बेचना शुरू कर दिया है अपना लोगो लगा के। दैट्स वाई उनका सेल भी बहुत अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब उसी को कंपेयर करेंगे हम मारुति को। मारुति ने ऑलरेडी यूरोप में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दी है। जो हम बात कर रहे थे 2025 के एंड तक, मतलब अब 26 को भी बोल सकते हो कि मारुति वन ऑफ द लीडर होगा इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल में। आप लोग पूछ रहे थे ना ये कैसे पॉसिबल है, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं कर रहे लोग। बट उनका प्लान, उनके फैक्ट्री का सेटअप, नए लोग अपॉइंटमेंट करना, R&D करना, ये सारी चीजें हम ट्रैक कर रहे हैं। कंसिस्टेंटली हम ट्रैक करते हैं कि कंपनी एक्चुअल में क्या करती है और बैकएंड में क्या चल रहा है। सिंपल मैं वर्ड में आपको बता देता हूं, अगर एक कंपनी 50,000 स्क्वायर फुट का कोई लैंड ले लेती है, वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देती है, 10,000, 5,000, 2,000 लोगों को अपॉइंट करने की कोशिश करती है, नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करती है, वो मशीनरी परचेस कर लेती है, वो सारी चीजें हमें दिख रही है। इसका मतलब वो क्यों करेंगे? ऐसे टाइम पास काम नहीं इसके लिए, बिल्कुल भी नहीं। बट उन्होंने जो भी प्लान किया था ना, वो सारे प्लान हम कंसिस्टेंटली ट्रैक कर रहे थे। रॉयल इनफील्ड ने भी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है। ये भी बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको एक डायलॉग दिया था, आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि जो भी ओला इलेक्ट्रिक की नई फ्यूचरिस्टिक बाइक है ना, जो मस्कुलर बाइक है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, मजा आ जाता है वो देख के। अगर मुझे दो बाइक्स दिए जाएंगे, सपोज एक है एक्टिवा हो या कोई भी टीवीएस की जुपिटर वगैरह हो, वो इलेक्ट्रिक वर्जन में आ जाएगी, और दूसरी एक रॉयल इनफील्ड जैसी मस्कुलर बाइक मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल में मिल जाएगी, तो डेफिनेटली मैं उसको चूज करूंगा। रीजन बिहाइंड दैट, एक एज अ पर्सन, एज अ बॉय, एज अ मैन, पसंद क्या आता है? एक बड़ी मस्कुलर बाइक जो कि बैठने के बाद मजा आ जाए, राइट? डिजाइन, एस्थेटिक, उसके फीचर और जेब को परवड़ने वाली, सिंपल लॉजिक है। दैट्स वाई इस बाइक्स का भी सेल बहुत नेक्स्ट लेवल हो सकता है। अभी तक बहुत सारे मार्केट में बोला यह जा रहा है कि ये स्कूटर टाइप की बाइक्स चलेंगी अच्छी, बट ये मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी बॉयज है, जिनको भी टशन दिखाना है, हवा करनी है खुद की, वो सारे लोग वहीं पे जाएंगे। चलो 50,000, 70,000, 20,000 एक्स्ट्रा जाएंगे, दे विल पे, बट मेजरली वो प्रेफर करेंगे गुड लुकिंग बाइक्स। होता क्या है ना, एक सिंपल वे में आपको बता देता हूँ कि अगर एक मैं स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और उसको पावर दे रहा हूँ, लेट्स अज्यूम की 150 सीसी बाइक जैसी पावर, वहां पे इंजन बिल्कुल भी नहीं होता, एक मोटर होती है, बैटरी होती है। सेम सेटअप मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ बुलेट में भी। अब वहां पे भी कोई मुझे बड़ी मशीन्स, इंजन बिल्कुल भी नहीं लगाना है, मुझे सिंपल एक बैटरी और मोटर लगानी है। जो इसमें है वही इसमें मैं डाल सकता हूँ, थोड़ी पावर बढ़ा सकता हूँ, उससे ड्रास्टिकली इंपैक्ट कॉस्ट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और बाकी ऊपर का जो लोहा है, उसकी तो फाइबर की कॉस्ट इतनी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आती। सो दैट एक स्कूटी वाली बाइक में और आप कंपेयर करो बुलेट में, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैं बात कर रहा हूं, अगर पावर बहुत ज्यादा मुझे इसमें नहीं बढ़ानी पड़ी तो। इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता ही है कि मोटर ड्रिवन होता है, दैट्स वाई उसमें क्या है ना कि इंजन बहुत बड़ा होता है, इसीलिए बुलेट 500 स्पीड से दौड़ते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से आप 100 के रेंज में दौड़ाते हो कार को, बाइक को, जो भी है, वो सेम आपको 150 सीसी भी दे सकती है और 200, 300, 250 जो भी आप लोग वो भी दे सकती है। दैट्स वाई मेरे हिसाब से ये मार्केट भी बहुत नेक्स्ट लेवल जा सकता है। बात करते हैं टाटा मोटर की, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि उसका जो पीई है ना, वो भी ड्रास्टिकली फॉल होता हुआ नजर आ रहा है। पीई उसका अप्रोक्सीमेटली 10-11 के रेंज में था, वो अभी 9 पे आ चुका है, 30% स्टॉक नीचे आ चुका है। इंडस्ट्री पीई ऑलमोस्ट 22 के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा हेवी है। बट उसी में अगर हम बात करें ईपीएस, तो 102 हो चुका है फ्रॉम द 94।
ईपीएस बढ़ रहा है। ईपीएस बढ़ रहा है विच इज अ रियली पॉजिटिव थिंग कि कंपनी जब भी ईपीएस बढ़ाती जाएगी उतना ज्यादा पीई डाउन आएगा, उतना ज्यादा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है। ये मैं सिंपल आपको बहुत बारी बोल चुका हूं। अब होता यह है कि एक सेक्टर ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, ये साइकिल बोला जाता है इसको। अब होता क्या है कि अगर वो नीचे आ रहा है ना, सडनली आपको ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा अगर ओवरऑल सेक्टर को डेंट लग रहा है तो। एक सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है तो वो ठंडा होगा, कूल डाउन होगा, नीचे आएगा, टाइम पास करेगा। एक सर्टन पीरियड होता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का भी। सो दैट वो जो भी पीरियड है, ये 1-2 महीने में तो ठंडी होने वाली रैली बिल्कुल भी नहीं है, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। अभी यहां से भी ना ऑटो सेक्टर 3-4 महीना मिनिमम मिनिमम स्ट्रगल करेगा। ऑलरेडी 3 महीना निकल ही चुका है, और एक 3-6 महीना स्ट्रगल करेगा तो 3 क्वार्टर आराम से निकल जाएंगे और फिर हमें धीरे धीरे ग्रोथ नजर आएगी। सो दैट ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको आपका पैसा वहां पे लटका के नहीं रखना है तो अभी जो सेक्टर ग्रोइंग है ना उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बजाज ऑटो भी ऑलरेडी 27% क्रैश हो चुका है, जो कि उनका Q2 का जो प्रॉफिट्स है ना 31% डाउन हो चुके हैं। अब इसका रीजन क्या है, तो उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करके रखा है जो भी उनके टैक्सेस है उनके लिए। दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ी गिरावट नजर आ रही है। ओवरऑल बजाज ऑटो जिस गति से बढ़ा था ना भाई साहब, बहुत एग्रेसिव ऊपर जा रहा था, और उसी का एक नतीजा हमें देखने मिल रहा है कि थोड़ा थोड़ा पुल बैक होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस को अगर आप देखो ना तो मेजर कंट्रीब्यूटर है निफ्टी में। आज एक दिन में ऑलमोस्ट 3.5% से भी ज्यादा डाउन है एक दिन के अंदर। ओवरऑल एक महीने में 16% से भी ज्यादा नीचे आ चुका है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत ज्यादा हलचल चल रही है, ग्लोबली बहुत कुछ चल रहा है। दैट्स वाई यहाँ के प्रॉफिट मार्जिन भी इधर उधर हो सकते हैं, और उसी का इंपैक्ट हमें रिलायंस पर भी देखने मिल रहा है। ओवरऑल हम उनकी एफएमसीजी बिजनेस की बात करते हैं, वहां पर भी वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उनका जो कैंपा कोला है बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। अगर टेस्ट वाइज देखो तो उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बट ये लोग प्राइस पे खेलना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इन्होंने कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लॉन्च किया है, बट उनको पता है कि इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव कंट्री। जहां पे भी बल्क स्पेंडिंग किया जाएगा कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर, कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, तो वहां पे इनके कोल्ड ड्रिंक्स जा सकते हैं। होता यह है कि कस्टमर को सस्ता दो, उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको पैसा कमाने का मौका दो, मतलब उनको कमीशन थोड़ा एक्स्ट्रा दो एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर। और रिलायंस का नाम तो है ही, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ही, इस वजह से ना इनका प्रोडक्ट हीरो बन जाता है। और उसी वजह से ना वीबीएल और बाकी सारी कंपनियों का जो भी ब्रेवरेजेस में काम करते हैं उनका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको चाहिए वीबीएल का एनालिसिस प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि अगर ये लोग बढ़ते रहेंगे तो वीबीएल क्या कर सकता है वो भी देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।